गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। कुछ शुरुआत से जो टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है उनको प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। वैसे तो आप देखिए तो समाकलन में कोई टाइप नहीं होता। समाकलन में आपको तरीके लगा लगा के देखने पड़ते हैं। किसी में 2 जोड़ दो, किसी में 2 घटा दो, किसी में कॉस से गुणा कर दो, किसी में कॉस का भाग दे दो, है ना। किसी को कुछ बना दो, किसी को कुछ बना दो। तो कोई टाइपों में नहीं बांध सकते। आपके 10 टाइप के सवाल है या 20 टाइप के सवाल है, बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कुछ ऐसा सवाल बना दे जो ऐसे खुलेगा, जो ऐसे खुलेगा। जैसे ताले, एक ताले का एग्जांपल ले लो, तो ताले कितने प्रकार के हो सकते हैं भाई। हर बार एक नया ताला बनता है, हर बार एक नया ताला बनता है, उसकी एक नई चाबी होती है। तो वैसे ही इंटीग्रल जो है वो कुछ ऐसा ही है। आप रोज नए ताले बनाते हैं, रोज नए टाइप के सवाल बन सकते हैं, बहुत से प्रकार के। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो खोलना शुरू कर देते हैं। जैसे जो ताले वाला होता है, वो चाहे आप कोई भी ताला उसके पास ले जाइए, वो उसको थोड़ा देख के समझ जाता है कि इसके अंदर ऐसी चाबी बनाऊंगा तो इस पे काम कर जाएगी। तो बस आपको चाबी वाला बनना होता है। ताले रोज आते रहेंगे, नए नए आते रहेंगे, तालों की कोई कमी नहीं होगी, है ना। जितने भी ताले अब तक बन चुके हैं उससे कई गुना ज्यादा ताले और बन सकते हैं। लेकिन आपको ताले वाले की तरह बनना है कि ताले की आवाज से समझ जाओ कि इसमें कैसी चाबी सेट हो सकती है, और थोड़ा सा लगा के देखोगे तो सही से चाबी आप फिट कर पाओगे। बस वही आपको यहाँ पे करना होता है। तो इनको तरीकों में बांधना लगभग लगभग मुमकिन नहीं है ना। जैसे फिर भी हम कुछ टाइप के स्पेशल टाइप के सवालों से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल होते हैं बेसिक वाले। बेसिक वाले वो सवाल जिनमें आप नॉर्मल समाकलन करते हैं। जो नॉर्मल समाकलन होता है सीधे जो फॉर्मूला बेस्ड होता है उससे करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी टी नहीं मानते, मानना वानना नहीं होता, या कोई ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं लगाते। यहाँ पे सीधा आप जो समाकलन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनसे डायरेक्ट आंसर आप निकाल पाओ। ये पहले टाइप के सवाल होते हैं, पहले टाइप कहा जाता है, जिनमें कोई तिकड़म नहीं लगाना पड़ता, आपको कोई ज्यादा ट्रिक नहीं खेलनी पड़ती। बस सीधा अपना जो मेन तरीका है, जो फॉर्मूला है, वो सीधा अप्लाई हो जाता है, डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है ना। डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। जैसे अभी ये सवाल है, इसमें आपको कोई भी और बड़े टूल की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बस मेन जो फॉर्मूले हैं वो लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जैसे ही आप इसे अलग अलग करोगे, समाकलन सीधा हो जाएगा, है ना। सीधा इसका समाकलन आपको प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग कर दोगे, अलग अलग करने पर 3 साइन का हो जाएगा माइनस का cos x, cos का हो जाएगा sin x, प्लस 4 sec स्क्वायर का होता है tan x, cos x स्क्वायर का होता है माइनस cot x, माइनस माइनस प्लस, और प्लस समाकलन नियतांक c। ये आपका पार्ट हो गया। माइनस 3 cos x माइनस 2 sin x प्लस 4 tan x प्लस 5 cot x प्लस c। तो आंसर आ गया -3 cos x माइनस 2 sin x प्लस 4 tan x प्लस 5 cot x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये है एकदम सिंपल टाइप वाले। इसमें कोई भी हमने खेल खेला नहीं है, कोई भी जुगाड़ नहीं किया, कोई भी बनाने की कोशिश नहीं की, बस सीधा फॉर्मूला लगाया और समाकलन हो गया। तो ये होते हैं एकदम सरल टाइप के सवाल, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। जैसे कि मैं भी आपको बता चुका हूं कि ये याद रखिएगा कि समाकलन को बांधने की कोशिश मत करिएगा कि समाकलन में कितने प्रकार के सवाल हो सकते हैं। समाकलन में हर बार नए प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे ताले हैं, तो जो मैंने भी एग्जांपल लिया, कितने प्रकार के ताले बन सकते हैं, बोले बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे। तो आपको तालों पे फोकस मत करिए, आप तो ताले वाले की तरह बनिए कि ताले चाहे कोई भी बने, मैं चाबी ढूंढ ही लूंगा। ताला जब मेरे सामने आएगा तो मैं उसको देख के चाबी ढूंढ लूंगा, अपना दिमाग लगा के चाबी ढूंढने वाला या चाबी बनाने वाले की तरह काम करूंगा। तो सवाल बदल जाएंगे, क्योंकि सवाल तो अनगिनत है, अनगिनत टाइप के सवाल हैं। आप और किताबें उठाइए, उसमें कुछ और समाकलन के सवाल मिल जाएंगे, कोई और किताब उठाइए कुछ और मिल जाएगा। तो इनकी कोई गिनती नहीं है। बस ये है कि अपना दिमाग खुला रखो, देखो कैसे आप इसको, सवाल को जो है वो बना सकते हो। तो सीधे होते हैं,
फॉर्मूला बेस्ड जो कि न के बराबर है, इनके कोई चांसेस होते ही नहीं है कंपटीशन में आने के, लेकिन फिर भी एक टाइप तो ये भी है। दूसरा होता है थोड़ा बहुत लोग का इस्तेमाल करके लोग की मदद ले लें, क्योंकि समाकलन का सवाल एक्चुअली ओरिजिनल समाकलन का सवाल नहीं होता, उसमें लोग है, उसमें त्रिकोणमिति है, इनको डाल भर भर के डाला जाता है, बीजगणित है, इनको जो अलजेब्रा है इसको भर भर के डाला जाता है, क्योंकि समाकलन का सवाल तो बस फॉर्मूला बेस्ड ही है, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। तो अब समाकलन के सवाल को इफेक्टिव बनाने के लिए त्रिकोणमिति का, लघु गुणक का, इन चीजों का इस्तेमाल करके उसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे अभी सवाल को देखो, सवाल कुछ नहीं है, समाकलन का सवाल तो है ही नहीं है, एक्चुअली ये लोग का सवाल है। अगर लोग याद है, लोग के नियम याद है तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये लोग के नियम का सवाल बन गया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, फर्स्ट वाले पार्ट में है। ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है, अगर मैं इसे अलग अलग करूं, ई की पावर एक्स और लोग ए नियतांक हो गया, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। ये जो दूसरा है इसमें नीचे ई की पावर ए लोग एक्स है, मैं ए को पीछे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा ई लोग ए, पीछे चला जाएगा, एक्स की पावर ए हो गया प्लस डी एक्स। और जो तीसरा है उसमें तो कहीं पे भी एक्स है ही नहीं, इसमें तो हर जगह आपका ए और ई आ रहा है, तो ये तो नियतांक हो गया, और नियतांक समाकलन से बाहर आ जाता है। इसमें भी हम ए की पावर ए को आगे रख लेते हैं और समाकलन हो गया dx का, क्योंकि इसमें x था ही नहीं, इसमें x नहीं था इसलिए हमने नियतांक हो गया, नियतांक को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस केस में तो एक बार इसको एज इट इज पढ़े रहने दो, करते हैं समाकलन, 2 मिनट को लोग ए को आगे रख के प्लस ई की पावर पे लोग है हट जाएगा, ये एक्स की पावर ए आ जाएगा, ये आ गया, ई की पावर लोग हट गया, ए की पावर ए, ये आ गया आपका ई की पावर लोग ए एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है बटा जो ए होता है ए का भाग लग जाता है, प्लस एक्स की पावर ए प्लस 1 बटा ए प्लस 1 प्लस ए की पावर ए इंटू डी एक्स का एक्स प्लस समाकलन नियतांक सी। ये आ गया। अब इसे चेंज कर लो, इसे चेंज कर लो, ये एक्स को पीछे ले जाऊं, ये वाला जो है इसे आप चेंज कर सकते हैं, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर लोग एक्स आगे ए पीछे, ई की पावर लोग एक्स ऊपर चला गया, ए की पावर एक्स, ई पे लोग आ गया हट जाएगा, ए की पावर एक्स हो जाएगा, तो ये आपका ए की पावर एक्स बन गया, ए की पावर एक्स लोग ए एक्स की पावर ए प्लस 1 बटा ए प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए की पावर एक्स प्लस समाकलन नियतांक सी। तो ये वाला आंसर कौन सा आ गया, ए की पावर ए की पावर ए इंटू एक्स। ऑप्शन नंबर ए भी वही है और ऑप्शन नंबर डी भी वही है, तो ए और डी दोनों ही सेम हो गए। हाँ, ए की पावर ए है वो। तो ये जो सवाल है, अब ये देखोगे तो ये लोग का सवाल है, कुल मिला के जो लोग के नियम है वो इसमें ज्यादा यूज किए गए, है ना, जो नियम है वो लोग वाले हैं, क्योंकि लोग हमें कहता है ई की पावर लोग एम बराबर होता है एम। तो ये नियम हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, पहले वाला तो ऐसे हो जाएगा ई की पावर लोग ए की पावर एक्स प्लस
ये दूसरे वाला हो गया हमारा e की पावर log x की पावर a, और ये तीसरा हमारा हो गया प्लस e की पावर log a की पावर a। ये सारे हट गए, ये हट गया, ये बन जाएगा a की पावर x, ये बन गया x की पावर a, और ये बन गया हमारा a की पावर a। ये सवाल ये था, और इसका समाकलन करोगे तो a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x बटे लोगे प्लस इसका करोगे तो x की पावर a प्लस 1 बटा a प्लस 1, और इसका सीधा हो ही जाएगा a की पावर a इंटू एक्स प्लस सी। तो ऐसे भी हो गया, ठीक है ना। हाँ वही तो है ना, समाकलन तो फॉर्मूला ही तो है, समाकलन तो फॉर्मूला ही है। तो वो क्या करेंगे, वो सवाल को त्रिकोणमिति डालेंगे उसके अंदर, लोग डालेंगे उसके अंदर, प्रतिलोम त्रिकोणमिति डालेंगे उसके अंदर, जो अलजेब्रा है बीजगणित है उसको डाल देंगे उसके अंदर। कुल मिला के वो उसको उलझाने की कोशिश करेंगे ताकि सवाल उलझा रहे, उसको खोलने में जो है ना सुलझाने में जोर आए। मैन तो सुलझाने में जोर आएगा, जबकि सवाल देखो ये था, अब ये सवाल था, इसको जानबूझ के उलझा के ऐसा बनाया ताकि पहचानने में दिक्कत आए और उसको ठीक करने में दिक्कत आए, क्योंकि ठीक करोगे नहीं तब तक समाकलन नहीं होगा। तो उसको ठीक करने में जोर आता है, वापस से उसको नॉर्मल बनाने में जोर आता है, फिर समाकलन तो एक लाइन में हो जाता है, समाकलन तो एक लाइन में होता है, बस वो जो आता है वो सुलझाने का जोर। अब ये देख लो, अब इसे देखो, ये क्या है, सिर्फ उलझाने का ही तो है, बाकी कुछ नहीं है। दिख रहा है 8 की पावर, 4 की पावर, 2 की पावर, वो एक है, सिंपल है ये। लेकिन जानबूझ के सवाल को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है, इस तरीके का बनाया जाता है कि पहचानने में नहीं आए, उसकी सिंपल फॉर्म जो है वो बनाने में जोर है। ये घातांकी का सवाल है, एक तरह से ये घातांकी का सवाल है। जो घात होते हैं ना, घात एवं घातांकी, है ना, ये सवाल है घात एवं घातांकी वाला। समाकलन का सवाल नहीं है, समाकलन तो लास्ट में होगा, बस एक लाइन में समाकलन होगा। समाकलन जो लास्ट लाइन है वो समाकलन की है, ऊपर का पूरा सवाल घात एवं घातांकी का है, कैसे आप इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हम ऐसे करेंगे, 8 इंटू 8 की पावर 1 प्लस एक्स है, तो इसे 8 इंटू 8 की पावर एक्स, चार इंटू 4 की पावर माइनस एक्स। तो अलग अलग करो, 8 बाहर, 8 इसे लिखे 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 एक्स हो गया, बटा 2 की पावर एक्स, इसके साथ अलग हो गया डी एक्स, यहाँ से 4 बाहर, ये हो गया 2 की पावर 2 और ऊपर एक्स और होगी तो 2 की पावर माइनस 2 एक्स बटा 2 की पावर एक्स और डी एक्स। ये हो गया आपका 8, 2 की पावर 2x, 3x में से 1x गया तो 2 की पावर 2x बचा, ये हो गया 2 की पावर माइनस 3x और dx। अब देखो, अब समाकलन है, समाकलन तो खाली इतना है, a की पावर x वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a की पावर x, a की पावर x, a की पावर a यानी 2, तो 2 की पावर 2x बट्टा 2 गुणा log 2, ये एक log 2 किसका और एक 2 किसका, 2 तो जो x के साथ गुणा है, x के साथ जो गुणा है वो वाला 2, और ये a की पावर x का समाकलन है, तो a की पावर x का समाकलन होता है, a की पावर x का समाकलन होता है
बराबर a की पावर x बटे log a। ये जो log 2 आया है ये उस फॉर्मूले की वजह से आया है, और जो एक्स्ट्रा 2 आया है वो आया है जो x के साथ 2 गुणा है उसका 2, प्लस 4 इंटू 2 की पावर -3x बट्टा log 2 तो जो a की पावर x वाला है इंटू माइनस का 3 उसका आएगा, प्लस c, ये कट कर दो, ये 4 और ये हो जाएगा -4 2 की पावर, या 4 को लिख दूं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2x प्लस 2 बट्टा log 2 माइनस का 1/3 2 की पावर 2 माइनस 3x बट्टा log 2 प्लस c। अब बताओ पूरा सवाल जो है वो घातांकी का है कि घात कैसे सॉल्व करते हैं, आप घात कैसे सॉल्व करते हैं उसका सवाल है। ये आपका बी पार्ट आंसर हो गया, है ना। तो ये चीज आपको से, इसीलिए समाकलन टफ है। समाकलन टफ क्यों है? वो इसलिए कि वो आपसे पुराना जो ज्ञान है वो सारा मांगता है। आपको त्रिकोणमिति का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद नहीं है तो समाकलन अटक जाएगा। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद नहीं है तो समाकलन अटक जाएगा। अगर आपको घात घातांकी में कंफ्यूजन है तो समाकलन अटक जाएगा। अगर आपको लॉग के नियम नहीं पता है और सवाल लॉग पे बनाया हुआ है तो आपका समाकलन अटक जाएगा। तो जो भी बेसिक जो पुराना वाला जो है आपका ज्ञान, वो अगर साथ में नहीं है, जो बेसिक गणित है आपकी त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, बीजगणित, ये जो बीजगणित है, त्रिकोणमिति है, घातांकी है, ये जो चीजें ये अगर आपकी क्लियर नहीं है तो फिर ये समाकलन भी क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इनके ऊपर ही खड़ा है, ये इनके ऊपर ही खड़ा है। वो क्लियर नहीं है, अगर आपको घात घातांकी में दिक्कत है तो फिर समाकलन भी अटकेगा। ठीक है, तो देखो एक लाइन है समाकलन की, सिर्फ ये लाइन जो है ना ये है समाकलन की, उसके अलावा ये सब नियम घात और घातांकी के। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। अभी तो हम ये देखो ये सीधे कर रहे हैं, अभी हम बेसिक सवाल कर रहे हैं, कोई मानने मुनने वाला कुछ नहीं है अभी। अभी बेसिक है, बस जो घात घातांकी या त्रिकोणमिति या लघु गुणक, जो ये तो था लघु गुणक बेस्ड, है ना, जिसमें लघु गुणक का इस्तेमाल किया जाए। इसे आप लोगरिथम बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, समाकलन के वो क्वेश्चन जिसमें लोग के नियमों को इस्तेमाल किया जाए। लघु गुणक पर आधारित समस्याएं, लघु गुणक पर आधारित समाकलन, दूसरे टाइप के ऐसे होते हैं। यह लघु गुणक पर आधारित समाकलन। अब ये सवाल हो गया आपका घात एवं घातांकी पर आधारित। इसके बाद में ये आ गया त्रिकोणमिति पर आधारित। त्रिकोणमिति पर आधारित समाकलन, हाँ वो एक काम और बढ़ जाता है। आंसर तो आपने कुछ भी निकाल लिया, आंसर तो मान लो समाकलन में ये एक प्रॉब्लम हो रहती है जो सुधांशु कह रहा है वो भी है कि भाई आपने आंसर निकाल लिया, आपने क्योंकि एक सवाल पे कई मेथड लगते हैं, समाकलन में एक सवाल पे कई बार कई मेथड लगते हैं, तो कई बार कई मेथड लगते हैं तो आंसर कई आते हैं। अब आंसर कई आते हैं तो फिर आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर को बनाना भी पड़ता है। आपने निकाल लिया कोई और आंसर, ऑप्शन में वो है ही नहीं, तो आपको अपने आंसर को कन्वर्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है ऑप्शन के हिसाब से, तो वो काम और एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये समाकलन को थोड़ी सी पेचीदगी हैं, इसीलिए समाकलन एज ए एग्जाम टॉपिक बेहतर नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कैसा सवाल आएगा, अगर सिंपल आया तो कर लिया जाएगा, और बहुत अच्छा सवाल आया
तो कोई नहीं कर पाएगा, चाहे किसी ने समाकलन को 10 दिन पढ़ा हो या किसी ने 1.5 महीने पढ़ा हो। अगर समाकलन का सवाल जो है पेपर में सिंपल आया तब तो हर कोई कर लेगा, जो 5-10 दिन उसको पढ़ के आया वो कर लेगा। लेकिन अगर बहुत अच्छा सवाल आया तो महीने 1.5 महीने भी जो पढ़ के गया वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए समाकलन जो है ना उसको हमेशा लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। समाकलन पढ़ना मजबूरी है क्योंकि समाकलन आपकी हर ब्रांच में काम आता है मोटा मोटी, तो समाकलन पढ़ना जरूरी है। तो बेसिक समाकलन आपको आना ही चाहिए। और अगर मैंने जैसे कहा कि पेपर में अगर इजी सवाल आ जाता है तो आप कर पाए, इसलिए भी पढ़ना है। लेकिन ज्यादा समाकलन में आप डेप्थ में मत जाइएगा क्योंकि ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। यहाँ खास फायदा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप कितना भी इसमें डेप्थ में चले जाएं, पेपर में कई बार अटपटा सवाल बना देता है और उस समय पे वो ध्यान नहीं आता कि इसका लॉक कैसे खुलेगा। बाहर आने के बाद तो कोई बच्चा बता देता है कि अच्छा ऐसे कर लेते यार, हो जाता है, लेकिन उस समय दिमाग घूमता ही नहीं, चलता ही नहीं है, वो अटका ही रहता है। साइन 2x बटा साइन x माइनस पाई बाई 4 x प्लस पाई बाई 4। अब ये देखो, जैसे अब ये है, अब ये ट्रिक है, ये एक ट्रिक है कि आप कैसे साइन 2x का इस्तेमाल करके इसको निपटाओगे। अब वो दिमाग में आ गई पेपर के दौरान तो आ गई, नहीं आई तो फिर वो नहीं आई। तो समाकलन में कोई ज्यादा स्पेस नहीं है उस समय, तुरंत उस समय दिमाग कैसा चलता है, क्या वो ट्रिक पकड़ में आ जाती है तो उस समय हो जाएगी। अब इसमें करना क्या है, इसमें ये वाला खेल करना है आपको। साइन 2x को आपको ऐसे लिखना है, इसे ऐसे लिख लो, x प्लस पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा, वापस से साइन 2x आ जाएगा। लेकिन लिखने में ऐसा लिखा गया, ये इसे कॉस साइन में ना, ठीक है साइन में चलने दो। एक नीचे प्लस का है, एक माइनस का है, पहले माइनस का है फिर प्लस का है। ठीक है, जैसे ऊपर सूत्र लगाओगे, ऊपर सूत्र लगाओगे, इसे a और इसे b, साइन a प्लस बी का सूत्र लग जाएगा। तो साइन a कॉस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अलग अलग करने पर साइन प्लस वाला कट जाएगा, कॉस और साइन कोट हो गया। यहाँ पे भी आपका साइन माइनस वाला कट गया, प्लस वाला आ गया। अब समाकलन करोगे, समाकलन का चिन्ह लगा दो। कोट का समाकलन होता है log sin x। ये लो प्लस समाकलन नियतांक c। ये है आपके त्रिकोणमिति बेस्ड, त्रिकोणमिति को इस्तेमाल करते हुए सवालों को हल करना या बनाना। तो ये एक और टाइप होता है ना। टाइप पे नहीं बांधूंगा मैं क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया टाइप पे बांधना संभव भी नहीं है। कई सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें लोग और त्रिकोणमिति दोनों आ जाएंगे, है ना। मैं खाली त्रिकोणमिति बता रहा हूँ, कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें लोग और त्रिकोणमिति दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो अनगिनत पता दें, अनगिनत टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं। आपको खुला दिमाग रखना है, प्रैक्टिस अच्छी करनी है। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सवालों में जो पैटर्न है उसको ढूंढ पाएंगे कि अच्छा ऐसा कर दूं
तो ये लॉक खुल जाएगा। बस यही एकमात्र तरीका है समाकलन को पढ़ने का, सही तरीका, जिससे आप सवालों को अटेम्प्ट कर पाएं। वरना अगर आप ये सोचोगे कि 5 टाइप के सवाल है या 7 टाइप के सवाल है तो धोखा ही खाओगे। कोई 5 या 7 नहीं है। पेपर में क्या पूछा जाता है वो अपने आप में एक नया बन जाता है, वो एक नया टाइप बन जाता है। तो समाकलन में बहुत टाइप है, भरे पड़े हैं। आईआईटी की किताबें उठा के देखो, अनगिनत टाइप के सवाल भरे पड़े हैं, पकड़ में ही नहीं आते। कभी त्रिकोणमिति भी आ गई, मोड भी आ गया यार, लोग भी लगा दिया यार, घात भी लगा देता है, कुछ भी खेलने लग जाता है। बस वो है कि पकड़ना सीखो कि भाई कैसे इसको बनाना है। जैसे इसमें ऐसे बनाया, क्यों? ताकि नीचे वाला हट जाए, नीचे वाला हट जाए, और या फिर नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले से कट जाए। तो काटने के लिए ऊपर वाले को इस तरीके से लिखा ताकि कट जाए और नीचे वाला हट जाए और कुछ ना कुछ समाकलन में ढल जाए। ठीक है, तो याद रखना जब ऐसा कुछ हो, इस टाइप का कोई सिस्टम बन रहा हो सवाल में, तो ये वाला तरीका चिपका देना। आगे ये रहा, ये भी अभी त्रिकोणमिति ही चल रहा है। 8 से गुणा कर दो और 8 का भाग दे दो, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पे एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला दिख रहा है। 8 से गुणा और 8 का भाग देने पर ये 8 यानी 2 की पावर 3 हो गया। मैं इसको 2 sin x और cos x कर लूंगा और 3 पावर बाहर ले लूंगा। 2 sin x cos x की पावर 3 dx। ये हो गया sin 2x की क्यूब और dx। अब क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला है, हम साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, जो कहता है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन क्यूब का फॉर्मूला है। यहां से आप साइन क्यूब का मान निकाल सकते हैं। साइन क्यूब थीटा बराबर 4 उधर भेज देंगे तो 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो ये जो सूत्र है ये आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। साइन क्यूब थीटा 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये साइन क्यूब हो गया, इसमें लगाएंगे तो 1/4 माइनस 3, थीटा की जगह 2x है तो साइन 2x माइनस साइन 6x और dx। हो गया 1/32 साइन 2x का माइनस कॉस 2x/2 प्लस कॉस 6x/6 प्लस सी। 1/32 माइनस 3/2 कॉस 2x प्लस 1/6 प्लस 1/6 कॉस 6x/6। अब इसका एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है जो आगे पढ़ेंगे अपन। समाकलन में आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे नए नए तरीके ऐड होते जाएंगे, फिर आपको लगेगा यार इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और दिक्कत ये खड़ी होती है, ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। फिर ये प्रॉब्लम बन जाती है। अब इसका आंसर इसी तरीके से आ रहा था, अगर आप इसको किसी दूसरे तरीके से करते तो एक दूसरे तरीके का आंसर आता, आंसर तो ऐसा ही आता, मतलब होता तो वो इक्वल, लेकिन देखने में भिन्न भिन्न होता। अब देखने में भिन्न भिन्न होता तो प्रॉब्लम तो वही आ जाती ना, देखने में भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न। जैसे कोई चीज उर्दू में लिखी हुई है, कोई चीज हिंदी में लिखी हुई है, आप कहोगे ये सेम ही लिखा हुआ है। अब मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती तो चाहे सेम ही लिखा हो, मेरे लिए तो वो अलग ही है। तो वही बात है, अब इसको दूसरे तरीके से समाकलन करोगे तो इसका आंसर कुछ अलग तरीके से आएगा। अब अलग तरीके से आएगा तो फिर इनमें से मैच करेगा नहीं, इनमें मैच नहीं करेगा तो दिक्कत खड़ी होगी। या तो उस जो आंसर आपका आए उसको इन आंसर के हिसाब से चेंज करके लाओ, या फिर इसका जो जिस तरीके से इसको किया गया उस तरीके से करो, तभी आंसर मिलेगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम और बन जाती है, जो परेशानी खड़ी करती है कि भाई कैसे इसको हैंडल करें, है ना। तो सवाल को आंसर को देख के, क्योंकि आंसर में जो था वो
2x 6x ये था, तो इसका मतलब है कि कोणों को डबल ट्रिपल किया गया, ऐसा फॉर्मूला यूज किया गया जहां कोण डबल ट्रिपल होते हो, तो फिर साइन तीन जो साइन क्यूब वाला फॉर्मूला है वो यूज किया गया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन जिसमें आप नॉर्मली देखेंगे तो आपका समाकलन नहीं बनेगा, लेकिन मानने पर समाकलन बन जाएगा। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, समाकलन करने की सबसे बड़ी विधि यही है। समाकलन के 50% क्वेश्चन इसी विधि से सॉल्व होते हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, मानकर समाकलन करना, ये सबसे बड़ी विधि है, सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसमें आप प्रतिस्थापन करते हैं, मतलब एक चीज को मान लेते हैं और उसको सवाल को आप किसी और के पदों में व्यक्त कर देते हैं, किसी और के पदों में व्यक्त कर देते हैं, जिससे आपका समाकलन जो पहले नहीं बन रहा था वो बन जाता है। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। 50% से ज्यादा सवाल इसी मेथड से कवर होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे इनमें क्या होता है, एक भाग को जब आप टी मानते हैं, एक भाग को जब आप टी मानते हैं, जैसे इसे मैंने टी मान लिया, इसे टी मान लिया, 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 बराबर टी। इसका अवकलन करूंगा तो 10 की पावर x log 10 प्लस 10 आगे x की पावर 9, फिर आपका dx और t का dt, है ना। अवकलन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके सवाल में dx भी है, आपके सवाल में dx भी है, तो आपको dx को भी हटाना होगा। जब आप x के पदों को हटा रहे हैं तो आपको x में भी dx भी आता है, तो आपको dx को भी हटाना होगा, तो इसलिए आपको अवकलन भी करना पड़ेगा ताकि आप dx को भी हटा सके। अब ये आपका जो पूरा भाग है ऊपर वाला, ये वैसा का वैसा ही है जैसा कि अवकलन में आया है, तो ये ऊपर वाला बन गया आपका dt। प्रतिस्थापन का जो पैमाना होता है वो यही होता है कि आपने टी माना, आपने सवाल को टी माना और पूरा का पूरा सवाल टी में कन्वर्ट हो गया। पूरा सवाल अगर टी में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब प्रतिस्थापन आपने सही किया है, एक पहचान है ये। आपका सवाल पूरा का पूरा टी में चेंज हो जाता है, इसका मतलब आपने सही माना है। अगर आपने गलत माना होता तो आपका सवाल टी में चेंज नहीं होता, मतलब प्रतिस्थापन आपका एक हिसाब से सही हो गया है। कुछ भी बच जाता है, मान लो सवाल कुछ एक्स में बच गया, कुछ टी में बच गया, मतलब प्रतिस्थापन सही नहीं है। कुछ एक्स बच गया, कुछ टी बच गया, तो समझ जाओ कि प्रतिस्थापन गड़बड़ है, सही प्रतिस्थापन नहीं हुआ। अब यहां देखो, सारे एक्स गायब हो गए और टी में आ गया, तो ये कंफर्मेशन है कि हमारा प्रतिस्थापन सही था। और बाद में देखो समाकलन भी हो गया, तो और कंफर्म हो गया कि हाँ भाई एकदम सही था, समाकलन बन गया, इसका मतलब और कंफर्मेशन हो गया कि हाँ बिल्कुल मैंने प्रतिस्थापन एकदम सही किया। तो ये दो हिस्से हैं प्रतिस्थापन के। पहला है कि जब भी आप कुछ मानोगे, मानने के बाद अगर पूरा सवाल x से t में चला जाता है, पूर्णतः आपका समाकलन x से t में कन्वर्ट हो जाता है, तो समाकलन का प्रतिस्थापन सही हुआ है। प्लस उसके बाद आगे जाके अगर समाकलन हो जाता है तो इसका मतलब 100% आपका प्रतिस्थापन एकदम सही था। पहला पैमाना तो यही है, फर्स्ट पैमाना तो ये है कि x बचेगा ही नहीं। जैसे आप t प्रतिस्थापित करोगे, उसका अवकलन करोगे, पूरे सवाल में से x और dx सहित सब गायब हो जाएगा और t आ जाएंगे, t और dt आ जाएंगे, टी और dt की फॉर्म आ जाएगी। ये आ जाए, एक कंफर्मेशन हो गया कि आपका प्रतिस्थापन सही है। दूसरा कंफर्मेशन की परफेक्ट है, इस बात का पता लग जाएगा अगर आगे जाके समाकलन हो जाता है तो इसका मतलब एकदम सही प्रतिस्थापन है ना। इसके अलावा किसको मानना है, इसका कोई रूल बुक नहीं है, कोई भी रूल बुक नहीं है। झूठी रूल बुक बनाने का फायदा भी नहीं है। मैं कहूँ नीचे वाले को मानना है, कभी ऊपर वाले को भी मानना पड़ता है ना। कोई ऐसा रूल बुक नहीं है कि हमेशा नीचे वाले को माना जाता है या ऊपर वाले को नहीं माना जाता। वो सवाल की जरूरत होती है, कभी सवाल में ऊपर वाले को मानते हैं, कभी नीचे वाले को मानते हैं, कभी दाएं वाले को मानते हैं। मानने का मकसद सिर्फ ये होता है कि पूरा सवाल एक्स से टी में चला जाए, एक नंबर दो समाकलन हो जाए, बस। जैसे भी इसको लें, अगर हम इसे माने 2
2 की पावर x, इसे t माने और अवकलन करें तो 2 की पावर x का अवकलन हो जाएगा 2 की पावर x इंटू log 2। ये तो हुआ इस पहले वाले 2 का, इस पहले वाले 2 का हुआ है। अब अगले वाले का, अब इनका करना बाकी है, अब इनका करना बाकी है। तो इनका होगा तो 2 की पावर x log 2। अब ये आपका सेकंड वाला जो 2 है ये डन हो गया, इनटू फिर तीसरे वाला, फिर तीसरे वाला 2, ये वाला 2 की पावर x log 2, और फिर हो गया x जिसका dx बराबर में dt। ये 3 2 थे, बारी बारी से तीनों का हुआ, पहले पहले वाले 2 का, फिर उससे ऊपर वाले 2 का, फिर उससे ऊपर वाले 2 का। log 2 गुणा log 2 गुणा log 2 की क्यूब उधर चली जाएगी, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x dx बराबर log 2 की क्यूब। तो पूरा का पूरा सवाल जो है वो आपका dt बन गया, dt बटा log 2 की क्यूब बन गया। t की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा प्रतिस्थापन किया हमने क्या t की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये बाहर आ जाएगा, dt का t प्लस c, 1 बटा log 2 की क्यूब और 2 2 की पावर, ये आपका ए आंसर आ गया। ठीक है ना, क्लियर है, बढ़े आगे, आ गया समझ में। समाकलन के लिए जो समाकलन है, समाकलन इतना इतना ज्यादा जो है वो हाईलाइटेड है, इतना यूजफुल है, इतना ज्यादा कि जो यूके है, यूके मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है, वहां पे इसको लेकर इसका खुद के कंपटीशन चलते हैं, खाली समाकलन के, केवल समाकलन के। जो कॉलेज स्तर है और स्कूल बेस्ड है, वहां पे एग्जाम चलते हैं, इंटरगल बीज कहा जाता है इसको, इंटरगल बीज। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो एक एंकर होता है वो इंटीग्रेशन का एक सवाल देता है बोर्ड के ऊपर दोनों को, जैसे मान लो जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अंदर, तो जो टीम कर जो मैच करवा रही है, जो कंपटीशन करवा रही है, वो सवाल देती है, 5 सवाल देती है, पहले एक एक सवाल दोनों को सेम सवाल देती है, और दोनों का अलग अलग बोर्ड दे दिया, और जो पहले पूरा कर देता है उनका टाइम नोट हो जाता है, फिर दूसरा सवाल दिया जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर जो उसको कम समय में पूरा कर देता है टोटल 5 सवालों को, वो विजेता हो जाता है। तो इंटीग्रल बीज के नाम से उसमें बहुत इंटीग्रेशन के बहुत गजब गजब सवाल जो होते हैं, बहुत शानदार लेवल के, मतलब उच्च कोटि के जो समाकलन के सवाल होते हैं, वो वहां पे देखने को मिलते हैं। इतने ट्रिकी होते हैं, इतने तरीके के सवाल होते हैं, पूछो मतलब वो, और जो ढूंढ बनाते हैं वो उससे भी ज्यादा कमाल के हैं, करते हैं जो बच्चे वो तो और भी कमाल के हैं। तो बहुत सारे जो समाकलन है उस पर चलता ही रहता है। तो सोचो समाकलन की सीमाएं कितनी है। ए बटा 1 + x² tan इनवर्स x dx। हाँ, यहाँ पे आप ए नियतांक है, ए तो बाहर निकाल दो, ए का तो कोई रोल ही नहीं है, ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ गया। नीचे आपका गुणा में tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को ही t मान लो।
1/t और dt। एक log tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये आंसर ए आ गया। तो ये अभी प्रतिस्थापन के ही चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसे ट्राई करो। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी का पावर -2। सवाल प्रतिस्थापन का ही है, अभी भी सवाल प्रतिस्थापन का ही है। इंटीग्रेशन में वैसे मजा आता है जब आप खाली टाइम में होते हैं, तो इंटीग्रेशन सबसे सेटिस्फाइंग टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें आपको इतनी वैरायटी मिलती है। वो सही बात है, तुम जो कह रहे हो एकदम सही है। क्योंकि और चाहे आप किसी भी और टॉपिक को देखिए, इतनी वैरायटी किसी में भी नहीं है। आप कोई भी और देखेंगे तो थोड़े दिनों बाद वही सवाल फिर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। चाहे आप आउकलन को ले लो, चाहे आप समाकलन उसको किसी क्रमचय संचय को ले लो, और चीजों को ले लो, उनमें क्या होता है, एक लिमिट के बाद आपको वही सवाल घूमना शुरू हो जाते हैं। एक फिक्स सीमा है, और उसके बाद फिर वही आपको दोबारा पुनरावृत्ति होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन समाकलन में आप चाहे जितने निकालो, वैरायटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इनमें कभी कमी नहीं आई थी। इनमें सवालों में कभी ऐसा नहीं लगेगा अच्छा अब तो पुनरावृत्ति होनी शुरू हो गई, अब तो ऐसे होने लग गया। हर बार कुछ ना कुछ सरप्राइज करने के लिए और एक अच्छा सवाल आपको मिल ही जाएगा। तो इसमें वैरायटी बहुत है। तो मैथ्स को अगर सुधारना है, मैथ्स को बहुत अच्छा करना है, और मैथ्स में ये जो चीजें है ना करने वाली, आगे पीछे करने वाली है, सीखनी है, तो समाकलन पे थोड़ा सा टाइम जरूर इन्वेस्ट करना। आगे ही सही, जब आपको गणित को सही में बहुत अच्छा करना हो, तो समाकलन से इंटरेस्ट अच्छा पैदा होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत वैरायटी मिलती है। सोचने का तरीका बढ़ता है, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, यूं करके देखूं, यूं करके देखूं। कोई तरीका काम करेगा, कोई नहीं काम करेगा। ज्यादातर आपके तरीके काम नहीं करेंगे। जब अच्छा सवाल आएगा तो आप देखेंगे आपके सारे हथियार बेकार चले जाएंगे। ये तो नॉर्मल सवाल है। जब बहुत अच्छा सवाल आएगा तो आपके सारे हथियार बेकार हो जाएंगे, और आप नए हथियारों को खोजेंगे। समाकलन आपको वो एक चीज और देता है कि आप अपने नए हथियार खोजें, क्योंकि अब आपके पुराने हथियार यहाँ पे सब बेकार हो गए। तो फिर आप सोचते हैं इसको ऐसे करके देखूं तो, ऐसे तोड़ के देखूं तो, ऐसे करके देखूं तो, मतलब दिमाग को आप एक्सपेंड करते हैं उस समय। तो समाकलन बहुत अच्छा है दिमाग को एक्सपेंड करने के लिए। हाँ, लेकिन समय खाली होना चाहिए आपके पास। किसी कंपटीशन में फंसे हुए हो तब तो ये काम नहीं करेगा। इसको नीचे ले आओ। ये नीचे आ गया। ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, ए एक्स प्लस बी को टी मान लो। माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी, और आउटलाइन कर लो। ए डी एक्स बी का 0,
अच्छा, dt बटा ए, ये मान रख दिया। ए क्यूब, 1/a³ बाहर आ गया, b² बटा t² 2b/t और dt, 1/a³ बाहर, dt का t प्लस t⁻² का b²/t माइनस 2b log t प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। मान रखने पर a/a³ ax प्लस b माइनस b³ बटा ax प्लस b माइनस 2b log ax प्लस b, ये लो, ये आंसर आ गया। हाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा 2b। लघुत्तम तो नहीं लिया ना? तो ये वाला हो गया। क्या यही है वो? ये तो नहीं है, ये नहीं है, तो क्या ये है? हाँ, ये वाला है। ये वाले में भी नहीं है, इस वाले में ये वाला पार्ट गायब है। इसी का भाई चाहिए, इसी का भाई चाहिए। तो कोई सा भी नहीं बैठ रहा यार। नहीं, ए तो नहीं है, इसमें 3 पार्ट आएंगे, 1 2 3 भाग आएंगे, तो इसमें तो 2 ही भाग है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ए तो नहीं हो सकता। बी जो है, बी में ठीक है, लेकिन x² तो तब भी नहीं आएगा। बी पे थोड़ा फोकस करें, लघुत्तम ले लें तो। अरे भाई, ये तो मत करवा यार। लघुत्तम तो नहीं ले रहा यार। ये भी नहीं आ रहा, बी भी नहीं आएगा। कोई सा भी नहीं लग रहा यार। तो ना, कोई सा भी नहीं लग रहा। अब लघुत्तम लेने की हिम्मत नहीं है, कि इतनी जगह नहीं है।
लघुत्तम लेने के लिए जगह नहीं है। हाँ, एक्स स्क्वायर बैठेगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है ना वो एक्स स्क्वायर दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर तो केवल तभी आ सकता है जब हम इन दोनों का लघुत्तम ले, और इन दोनों का लघुत्तम लेते ही हमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा। यानी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा वो ए स्क्वायर आएगा या 1/a आएगा। 1/a दिखा रहा है ये, माइनस वाला तो नहीं आएगा, इसका मतलब डी तो नहीं आएगा, तो डी तो डेफिनेटली गलत है, डी तो नहीं आएगा। अब बच गया हमारा बी और सी। बी बैठ सकता है लघुत्तम वाइज, लेकिन किंतु परंतु फिर जो इसके साथ वाला पार्ट आएगा वो नहीं आएगा, फिर ये वाला, ये जो अचर पद वाला पार्ट है वो फिर मैच नहीं करेगा, किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा वो। अच्छा, ये बी स्क्वायर है, हाँ ये बी स्क्वायर है, तब तो कर जाएगा, तब तो लघुत्तम लेंगे तो ये इसके साथ लघुत्तम आएगा, तो ये ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको खोलने पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 2ax बटा ये आ जाएगा, माइनस का 2ax। जगह है आप लोगों के पास, अपनी कॉपी में लघुत्तम ले लो और कर लो, है ना, लघुत्तम ले लो अपनी कॉपी में, देखो क्या आता है। ए तो नहीं आ रहा यार, ए तो बिल्कुल ही नहीं है, ए में तो 3 पार्ट ही नहीं है, ए में तो 3 हिस्से ही नहीं है। लो, आ जाओ फिर बनाते हैं जगह। ए एक्स प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax 2abx माइनस बी स्क्वायर बटा ए एक्स प्लस बी माइनस 2b log ए एक्स प्लस बी। और अब इसमें लोग वाला जो पार्ट है वो अंदर रख रहा है और स्क्वायर वाला पार्ट अंदर रख रहा है, लोग वाला और स्क्वायर वाला। ये तो एक तो स्क्वायर वाला और एक लोग वाला, इन दो को रख दो और ये जो 2ab x है इसको बाहर निकाल दो, तो 1/a³ इन दो पार्ट्स को छोड़ दिया, एक तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा ए एक्स प्लस बी माइनस 2b, और ये जो वाला पार्ट है इसको अलग बाहर निकाल दिया, प्लस 1/a³ के साथ गया तो ये कट गया, ये आ गया आपका 2bx बटा ए स्क्वायर और ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर वाला नहीं, एक्स वाला पार्ट को यहाँ रखा है, ठीक, एक्स वाले पार्ट को रखा है, स्क्वायर वाले पार्ट को छोड़ा गया। एक तो जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसको रखा गया, स्क्वायर वाला पार्ट, और उसके साथ में अंदर कौन सा रखा गया, एक्स वाला पार्ट। एक्स वाला कौन है, ये एक्स वाला पार्ट है, इसको और इसको, इन दो को रखा गया, जो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है उसको अलग किया गया। ठीक है, आ जाओ तुम आ जाओ, 2abx बटा ए एक्स प्लस बी माइनस 2b लोग। अब देखो ये पेज जो है ना, छोटा पेज कैसे भारी पड़ जाता है बाद में, इसीलिए ऐसे सवाल जो है ना लंबे वाले, उनमें ज़्यादा हाथ डालने से फिर हमें कागज नहीं मिलता, हमें जो है सवाल के लिए, तो सवाल तो हो जाएगा लेकिन जगह ही नहीं है, करें कहाँ पे, है ना, ये प्रॉब्लम पेपर में बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम के हिसाब से ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। कट गया, ये प्लस वाला आएगा, फिर ये आपका 2 कॉमन आ जाएगा,
और एक ए आप अंदर भेज देंगे तो ये आ जाएगा बी, ब्रैकेट खोलने पर एक, दो बाहर निकाल लिया, 2/a² आ गया, फिर आपका एक ए तो कट गया, बी एक्स ये आ गया, माइनस आ गया, और ठीक है भाई, ये बी हो गया। फिर तो बी जो है वो आंसर हो गया। कितना परेशान कर रहा है ना, इतना जगह नहीं है ना, जगह नहीं है, जगह का फायदा उठा रहा है। ये बड़ी बढ़िया सवाल लगा, अच्छा लगा। जो हमारी कमजोरी है उसका फायदा उठाया इस सवाल ने। बढ़िया, देखो सवाल में इतना कुछ दम नहीं है, सवाल कोई बड़ा नहीं है, लेकिन जो स्पेस चाहिए ना सवाल को सॉल्व करने के लिए, स्पेस तो चाहिए, जगह तो चाहिए। अब वो जगह हमारे पास नहीं होती कई बार। कई बार सवाल तो आता है लेकिन कागज में हमारे पास जगह ही नहीं होती उसको सॉल्व करने के लिए, कहाँ सॉल्व करें। जैसा अभी यहाँ है, अब यहाँ क्या सवालों के ऊपर सवाल लिख दूं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्या कॉमन लेना है। अगर इनके ऊपर लिख दूं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कॉमन क्या लेना है, वो दिखना ही बंद हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ पे आ रही है जगह की, कि जगह कम पड़ रही है और इस वजह से सवाल जो है वो कंफ्यूज कर रहा है ना। ये बढ़िया चीज है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। ये एक बात नोट करने वाली है कि भाई ऐसा दुर्गति होती है ना, पेपरों में ऐसी दुर्गति होती है, जगह नहीं मिलती, और जगह न मिलने का फायदा क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, ये आपको जो है ना, हमें लिमिटेशन याद रखनी है। हमारी एक लिमिटेशन और भी है, समय हमारी लिमिटेशन है, तो हमारी एक लिमिटेशन और भी है, वो है कागज। कागज भी हमारी लिमिटेशन है। हमारे कागज भी हमें इतना नहीं मिला हुआ कोई अपार कि आप बहुत सारा कागज आपके पास है और आप जितना चाहे उतना लिखो, वो भी एक लिमिटेड है ना। और फिर मान लो इस पेज के सवाल को अगर मैं लाके चौथे पेज पे कर रहा हूँ, वो वैसे काम नहीं देगा, ऐसी गलतियां हो जाएगी। पहले यहां से उतार के पीछे ले जाऊंगा, फिर पीछे उतारे हुए को आगे लाके देखूंगा, तो ऐसी गलतियां हो जाएगी। उसी सेम पेज पे आपको सवाल निकालना होता है जहां वो जगह है, और वहां वो जगह होती है वो बीच बीच में होती है, तो जगह कम इस्तेमाल हो, ये ध्यान रखना। ये तीन जो है ना, ये तीन यहाँ है, ये घनमूल है, ये घनमूल है। हाँ, ज्यादा कागज खाए छोड़ दो, ज्यादा कागज खाए छोड़ दो, क्योंकि कागज हमारे पास ज्यादा नहीं है। ये 1/3 पावर होगी। ये साइन कॉस वाले सवाल है, इनमें साइन होता है और कॉस होता है, या तो भाग में होते हैं या गुणा में होते हैं। ये बड़े सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल सी एक ट्रिक लगती है इनके अंदर, और ये सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं ये, जिनमें साइन और कॉस या तो गुणा होता है या भाग होता है। साइन पे कुछ पावर होती है, कॉस पे कुछ पावर होती है, इस टाइप का सवाल होता है। तो हाँ, पावर भी ऐसी आधी अधूरी भी चल जाती है, इसमें आधी अधूरी पावर भी चल जाती है। जैसे साइन की पावर 2/3 हो गई, कॉस की पावर 14/3 हो गई। एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अब इनको ऊपर ले आओ। ये ये एक चीज का फर्क भी है, इसीलिए लोग अदर सब्जेक्ट को और मैथ्स को इक्वल कर देते हैं कई बार, कि हिंदी में ऐसा होता है। हिंदी में कागज की जरूरत नहीं पड़ती, हिंदी में उनको कोई रफ कागज की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, टिक मारते जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, टिक मारते जाते हैं। हिंदी को ले लो, पॉलिटिकल साइंस को ले लो, हिस्ट्री को ले लो, सोशियोलॉजी को ले लो, है ना, और आप किसी भी सब्जेक्ट में देखिए, विज्ञान को ले लो, साइंस को ले लो। हमारे एक मैथ्स अलग सब्जेक्ट है जिसमें आपको कागज की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे लगभग हर सवाल में आपको कागज की जरूरत पड़ती है। तो आप कभी भी इस सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, ये अलग है। बाकी सारे सब्जेक्ट लगभग लगभग मोर सिमिलर है, सिवाय इस सब्जेक्ट के।
हमारे सब्जेक्ट के रूल्स अलग हैं, ये डिफरेंट है, तो इसका तरीका भी अलग है, ये समझना होगा। कई बार पता नहीं, एक थे वो पब्लिकेशन हाउस के थे, कोई थे, उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, है ना, वो ट्विटर पर लिखा, तो मैथ्स का कोई बंदा नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मैथ्स के बारे में ज्यादा जानता नहीं है। वो मैथ्स के बारे में नहीं जानता तो टिक्का टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैथ्स के अगर आप स्टूडेंट नहीं है या फिर मैथ्स के साथ आपने कुछ समय नहीं बिताया है, तो मैथ्स से टिक्का टिप्पणी मत करो। उन्होंने शायद कोई टिक्का टिप्पणी की थी कि भाई मैथ्स वाले तो ऐसे करते हैं, मैथ्स वाले वैसे, तो गलत बात है। मैथ्स वाले को देखो, हमें एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 मिनट लगते हैं। क्या किसी भी और सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें एक क्वेश्चन 2 या 3 मिनट का होता है? वहां पे क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, आता है या नहीं आता है, याददाश्त में है, याददाश्त में नहीं है, सिर्फ 2 ही खाने होते हैं वहां पे सिर्फ 2 खाने होते हैं, याददाश्त में है, याददाश्त में नहीं है, बात खत्म। हमारे यहाँ पहले सवाल शुरू होता है, फिर जाके बीच दौरान पता चलता है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा बाद में पता लगता है। कई बार पहुंच जाते हैं, कई बार पहुंचने के बाद भी गलत हो जाता है, कोई माइनस प्लस की गलती होगी तो गलत हो गया, करने के बाद भी गलती हो जाती है। क्या ऐसा उन सब्जेक्टों के साथ होता है? नहीं होता। उन सब्जेक्टों की कंपैरिजन हमारे सब्जेक्ट के साथ करना बिल्कुल गलत है। ये एकमात्र सब्जेक्ट एकदम अलग है बाकी सारे सब्जेक्टों से। आप बाकी किसी भी सब्जेक्ट की तुलना इस सब्जेक्ट के साथ कर ही नहीं सकते, है ना। यहाँ वो नहीं है जो बाकी सब्जेक्टों में होता है। अच्छा, इसमें करना क्या है, तो वो बाकी सब्जेक्टों से तुलना करवाते हैं ना हमारी। वो सोचते हिंदी वालों को कहाँ दी है, बताओ, हिंदी वाले को हमने एक्स्ट्रा पेज कहाँ दी है, बताओ, हमने सामाजिक वाले को एक्स्ट्रा पेज कहाँ दी है। अरे तो सामाजिक उनको चाहिए ही नहीं एक्स्ट्रा पेज, उनके पास तो बचा हुआ पेज वापस और दे देंगे वो तो। अब सामाजिक वाला है, क्या करेगा एक्स्ट्रा पेज का? सामाजिक वाला रफ पेज का क्या करेगा? वो तो आपको और दे जाएगा लास्ट में, ये लो रख लो अपना, इसके पैसे और काट लेना। तो बिना मतलब हम अलग हैं। तो इसको आपको 10 बनाना है। 10 में आप क्या करेंगे, दोनों पावर को जोड़ेंगे, दोनों पावर का टोटल निकालेंगे कितना है, -4। अब cos -4 हो गया ना, cos-4 का भाग देने पर, cos-4 से गुणा करने पर। या फिर cos की पावर 4 से गुणा -4, cos-4 से गुणा cos-4 का भाग। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन अभी ठीक हो जाएगा। ये दिखने में एक बार अजीब लग रहा है, बाद में ठीक हो जाएगा। पावर वावर कटेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये देखो, ये कट गया, एकदम पावर परफेक्टली पावर बचेगी, ये परफेक्टली बचेगी। तो ये है -14/4 और ये माइनस, इसे नीचे ले आओ तो ये +14/3 हो जाएगा। 4 में से 14/3 गया, ये 2/3 आ गया, कॉस की पावर 2/3 हो गई। साइन की पावर 2/3, नीचे आपके पास आ गया कॉस की पावर 2/3 बच गई। एग्जैक्टली उतनी ही बचेगी जितनी साइन की पावर है, क्योंकि हमने जोड़ के ही भाग दी है, हमने जोड़ के ही भाग दी है, और जोड़ के भाग दी है तो पावर उतनी बचेगी। कॉस कॉस की पावर कट जाएगी, साइन की पावर बच जाएगी। और वो जो कॉस की पावर -4 है उसको 1/cos की पावर +4 लिख लो। ये बन गया 10, 10 की पावर 2/3 x, कॉस की पावर 4 ऊपर आके सेक की पावर 4 हो गया। सेक में से एक सेक स्क्वायर निकाल देंगे, एक रख लेंगे, एक निकाल देंगे, एक रख देंगे। एक सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 + 10 स्क्वायर, और एक सेक स्क्वायर को टी के लिए रख लेंगे ताकि टी आए तो डी टी में आ जाए। अब 10 को टी मानो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यह क्या, टी की पावर 2/3, 1 + t स्क्वायर और ये डी टी। अब इसे खोल लो और समाकलन कर लो।
टी की पावर 2/3 प्लस टी की पावर 8/3। तो ये हो गया टी की पावर 5/3 बट्टा 5/3, टी की पावर 11/3 बट्टा 11/3 प्लस सी। ये वाला आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ गया। कौन सा? अच्छा ये वाला आ गया, डी और डी सेम हो गया क्या? बी और डी एक हो गया, 3/5, ठीक है, दोनों सेम है। आगे सवाल, इसे करूं। हाँ, जब भी साइन कॉस आ जाए ना साथ में तो समझ जाना टेन बनाना है, टेन बनाना है। और एक सिंपल तरीका तो ये होता है, दोनों पावर को जोड़ो, जितनी पावर बने उतना ही साइन का और उतना ही कॉस का भाग दे दो। एक तो ये काम करता है। अगर आपको बनाना वैसे नहीं आ रहा है, तरीके कई हो सकते हैं, है ना। बनाना साइन और बनाना टेन और सेक है, बनाना टेन और सेक है, तरीके आप कोई भी लगाओ, लास्ट में फाइनली ये टेन और सेक बन जाएगा। जैसे भी इसको देखो, दिखने में सेक दिख रहा है, इसे चेंज कर लोगे, ये साइन और कॉस का सवाल है। साइन की पावर 4/3, सेक है इसलिए कॉस की पावर 4/3। इनटू वो कॉसेक आ गया तो वो साइन हो गया, ये हो गया। अब टोटल पावर जोड़ लो, टोटल पावर इनकी बनती है 4/3 और 8/3, जो कि 12/3 यानी 4 पावर। तो कॉस की पावर 4 से गुणा और कॉस की पावर 4 का भाग। जैसे ये करोगे, ये आपका देखो, कॉस की पावर 4/3 कट गई तो 8/3 बच गया, ये टेन की पावर 8/3 हो गया। और ये जो कॉस है ये ऊपर जाके सेक की पावर 4 हो गया। सेक की पावर 4 को सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, 1 प्लस सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेन को टी मान लो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टा टी की पावर 8/3 डी टी, टी की पावर -8/3 प्लस टी की पावर -2/3 और डी टी। समाकलन होने पे हो गया, कौन से वाला गलत कर दिया? 4/3 था ना, 4/3। चार बट्टा तीन, और ये आ जाएगा टी की पावर 1/3 बट्टा 1/3, जो कि पलट के ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, और टी की पावर 1/3 -1/3 है ना।
एक जुड़ने पर टी की पावर -1/3 बटा -1/3 यानी -3 प्लस टी की पावर 5/3 बटा 5/3 यानी 3/5 प्लस समाकलन नियतांक सी। कौन सा है? 8/3 थोड़ी होगा। क्या करवा रहे हो यार? क्यों गड़बड़ करवा रहे हो? एक स्टेप खाने की इतनी कीमत। 4 में से पहले 4/3 गया, 4 में से 4/3 गया तो 8/3 बचा। 8/3 हुआ तो ये 8/3 हुआ, ये 8/3 हुआ, ये 8/3 हुआ। ये आंसर हो गया। ये एक स्टेप खा जाते हैं ना बीच का, एक स्टेप खाते ही भारी पड़ जाता है। एक स्टेप खा गए तो फिर वो दिमाग में कैलकुलेशन होती है, दिमाग में कैलकुलेशन होती है तो गड़बड़ हो जाती है। किसी ने कहा 4/3 आएगा, मैंने 4/3 किया, फिर कह रहे हो 8/3 आएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। इसे फॉर्मूला बना के निपटा लो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसे फॉर्मूला बनाओगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा और सवाल हो जाएगा आपका। साइन ए प्लस बी का सूत्र इसको बना सकते हो। कॉस का बना लो, कॉस का बन जाएगा। कॉस का बना लो, साइन का बना लो, दोनों ओपन है, दोनों ही बन जाएंगे इसमें। 1/sin x प्लस √3 cos x। तो मैं अगर नीचे 2 से गुणा कर दूं, 2 का भाग दे दूं, 2 से गुणा और 2 का भाग, एक बटा दो बाहर, कॉस 1/2 यानी कॉस 60 π/3। साइन ए प्लस बी, ऊपर चला गया तो कोसेक, कोसेक का एक समाकलन होता है हमारा log 10x/2, log 10 जो भी कोण है उसका आधा, तो ये हो गया x/2 प्लस π/6। परिमीकरण से कोई फायदा नहीं लगेगा, करके देखो, कोई फायदा लिखता नहीं लग रहा। अगर आप परिमीकरण करोगे तो उसमें कोई फायदा नहीं।
tan बनाने के लिए इनमें जो टोटल पावर होती है उसका भाग दे, टोटल पावर का भाग देते हैं, क्योंकि टोटल पावर का भाग देने पे ये दोनों की पावर मिला के ही तो टोटल पावर बनी है। तो उसमें से जितना साइन कटना हो, जितना कॉस कटना होता है उतना कॉस कट जाता है, उतना ही बचता है जितना साइन है, और वो tan बन जाता है। ये कॉस है, ये sec बन जाता है। तो सारा सवाल अपने आप ही tan और sec में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक अच्छा गेम है ये तरीके से देखो तो, कि भाई आप टोटल पावर उतना के भाग दे रहे हो, और अगर ऐसे पसंद नहीं है तो आप टुकड़ों में भी कर सकते हैं। मान लो आपको इसे 10 बनाना है, कई लोग ऐसे भी करते हैं, मान लो ये साइन है, इसको 10 बनाना है, तो इसमें कितने का भाग लगेगा? कॉस की पावर 8/3 से गुणा करने पर, कॉस की पावर 8/3 का भाग देने पर। वैसे कर लो। ऐसे पूरा एक साथ भाग देना पसंद नहीं है तो टुकड़ों में भाग दे दो, थोड़ा थोड़ा भाग दे दो। जैसे साइन की पावर 8/3 है, इसको मुझे 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए मैंने इसमें कॉस की पावर 8/3 से गुणा कर दिया और कॉस की पावर 8/3 का भाग दे दिया, बन जाएगा। कॉस और भी बचा हुआ है वो लिख लो, कॉस की पावर 4/3 बची हुई है, ये dx साइन बटा कॉस 10 हो गया, ये हो गया tan 8/3, और ये आपका हो गया cos 8/3 और cos 4/3, जो कि cos 12/3 यानी cos की पावर 4। ऊपर जाके cos sec बन गया। ऐसे कर लो, भाग देने की जरूरत ही नहीं। ऐसे कर सकते हो, एक एक को टारगेट कर लो, पहले साइन को टारगेट कर लो, फिर अपने आप ही कॉस को बाद में सेक बना लेना, फिर बन जाएगा। आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब ये जो सवाल है, इन सवालों में आप क्या करते हैं कि एक नीचे द्विघात समीकरण है, ऊपर एक घात समीकरण है। एनसीईआरटी वाले वीडियो देख लेना भाई। किसी को समाकलन में परेशानी हो, बेसिक समाकलन में दिक्कत हो, जिनका बेसिक समाकलन बुरा हो, खराब हो, वो पहले एनसीईआरटी वाले, आरबीएससी वाले वीडियो देख लेना। वहाँ पे समाकलन, बेसिक समाकलन एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको ये प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी कि सवाल पे ये ट्रिक क्यों लगा रहे हैं, ये वाली ट्रिक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये सब कुछ आया हुआ है, वहाँ पे ये सब कुछ है उसके अंदर। यहाँ पे तो हम वो कर रहे हैं जो कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन है उनको ट्रैक कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप फाउंडेशन में जाइए, एनसीईआरटी देखिए। एनसीईआरटी में तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से पूरी जो एनसीईआरटी है उसमें समाकलन समाकलन के 350 सवाल हैं, 350 सवाल सिर्फ समाकलन के हैं। तो आपका समाकलन वहां से अच्छा हो जाएगा। अगर वहां से कुछ भी कमी रह जाए तो आरबीएससी वाली बुक देखना, उनमें समाकलन बहुत बढ़िया है। आरबीएससी वाली जो अगला है पार्ट, उसमें समाकलन बहुत अच्छा है, देख लिए, बहुत बढ़िया। वहां पे आप देखेंगे तो जो आरबीएससी वाली बुक है, जो पुरानी बुक चलती थी समाकलन की, जो पुरानी किताब आरबीएससी चलती थी राजस्थान बोर्ड वाली, वो तो बहुत अच्छी थी। उनमें समाकलन को एकदम बांधा हुआ था, और एक साथ प्रैक्टिस के लिए बहुत सवाल थे। जैसे एक प्रश्नावली है, वो इस टाइप के सवालों की है, सिर्फ इस टाइप के सवालों की, तो इस टाइप के 5 सवाल उसमें दिए हुए हैं, सेम सेम, ताकि आप 5 सवाल करो तो आपको पूरा समझ में आ जाए। मतलब एक सवाल अगर टीचर करे तो 4 सवाल बच्चे करें, तो इस तरीके से उस किताबों को बनाया गया था। तो वो तो बहुत अच्छी है समाकलन की, तो वो देखिए। फिर एसआर से नहीं देखिए, मजाल है, समाकलन के बेसिक में आपको कोई प्रॉब्लम रह जाएगी। फिर यहाँ पे आ जाओ, इनको देख लो, इससे पहले जो कंपटीशन वाला हुआ है उन लेक्चर को देख लो, इसको देख लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला होता है x+2, उसको लेके आते हैं इस तरीके से, नीचे वाले का अवकलन इंटू ए, नीचे वाले का अवकलन इंटू ए प्लस अचर पद बी। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा इसमें, कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है। जैसे अवकलन करोगे ये 2x+5 आ जाएगा, प्लस बी हो गया। अब आपको यहाँ पे ए और बी का मान निकालना है, ताकि LHS और RHS बराबर हो जाए। तो x के गुणांकों की तुलना करने पर, जो x के गुणांक है उनकी तुलना करो। इस तरफ x का गुणांक 1 है, इस तरफ 2a है, तो 1 बराबर 2a, a बराबर 1/2, a बराबर 1/2। फिर आप अचर पद की तुलना करोगे,
अचर पद है, इस तरफ 5a प्लस बी बराबर 2, ए का मान रख दो, ए का मान है 1/2, तो बी का मान आ जाएगा माइनस का 1/2। ये आ गया, ए और बी का मान आ गया। अब x+2 जो है उसकी जगह अब ये रख दो, ए बी का मान बाद में रख देना। अब ऐसा करने का फायदा ये हुआ कि इन दो सवाल बन गए। एक सवाल तो एकदम सीधा हो जाएगा, टी मानते ही आंसर आ जाएगा। एक सवाल तो ऐसा होगा कि नीचे वाले को आप टी मानेंगे, ऊपर वाला dt में आ जाएगा। और एक सवाल ऐसा होगा जो द्विघात समीकरण बन जाएगा और द्विघात समीकरण की सहायता से समाकलन हो जाएगा। तो दो उन तरीकों में टूट जाता है सवाल, जो दोनों ही तरीके हमें आते हैं। और समाकलन का मतलब यही होता है कि सवाल को ऐसे तोड़ना कि वो किसी न किसी फॉर्मूले में सेट हो जाए। तो ये अलग अलग हुए, और अब ये देखो, अब दोनों के दोनों आपके फॉर्मूले में सेट हो जाएंगे। ये तो सीधा टी वाले में सेट हो जाएगा, इसको टी मानो वाला dt में आ जाएगा, तो ये तो वैसे सेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अवकलन ही तो है। यहाँ पे अवकलन ही तो लिया था, जानबूझ के अवकलन लिया था, ताकि जब टी माने तो ऊपर वाला dt में आके खत्म हो जाए। और वो जो है वो उसको रखा है इस तरीके से कि होल स्क्वायर बनाएंगे और वो हो जाएगा। फिर यहाँ टी मान के करो, x² + 5x + 6 को टी माना, तो ये आ गया 2x + 5 और dx बराबर dt। इसको होल स्क्वायर बना के करो, होल स्क्वायर बना के कैसे करेंगे, जो x का गुणांक है उसका आधा कर दो और आधा करके जोड़ दो, उसका वर्ग जोड़ दो और उसका वर्ग घटा दो। उसका वर्ग जोड़ दो और उसका वर्ग घटा दो। +6, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। पहले 3 पद जो है वो आपके स्क्वायर बन जाएंगे। और इन्हें सॉल्व कर लो, ये हो गया 25/4, ये हो गया आपका 36, लघुत्तम लेने पे -25 + 36 144, ये आ गया 119/4। ठीक है, वो सूत्र बन जाएगा। ये बन गया x + 5/2 का स्क्वायर, वो बन जाएगा √19/2 का स्क्वायर। चॉइस आएगा। अच्छा 6 है यार, 36 कहाँ आ गया। तो ये -1/2 का स्क्वायर हो गया। फिर जो फॉर्मूला है ये तो सीधा ही आ जाएगा, है ना। ये तो आ जाएगा t⁻½ बटा +½ 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। a का मान कितना है, a का मान है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये वाला सीधा आ जाएगा, ये तो तीनों में ही आया हुआ है। और फिर आ जाएगा लोग वाला, b का मान क्या है, प्लस है माइनस है, b माइनस है, तो ये माइनस वाला आ जाएगा, ये माइनस वाला आ जाएगा, यानी b वाला आंसर जो है ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर है। डन। ये समाकलन के कुछ सवाल हो गए, काफ़ी सवाल ट्राई करेंगे ताकि हम हर तरीके के सवालों से गुजर जाए। एटलीस्ट एक बार सब टाइप के जितने भी सवाल हैं सीनियर लेवल के उन सबको देख लें। ठीक है, बाकी आप लोग समाकलन को पढ़ते रहिएगा, क्योंकि समाकलन को छोड़ा नहीं जा सकता।
ठीक है, गहराई में मत जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पसंद है आप लोगों को तो गहराई में मत जाइएगा, लेकिन आपको समाकलन किए बिना आप नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर आप समाकलन नहीं करेंगे तो आपका अवकल समीकरण जो आगे पढ़ने वाले हो वो बेकार चला जाएगा, क्षेत्रकलन बेकार चला जाएगा, क्योंकि उनमें समाकलन चाहिए होता है। तो एक बार आपको समाकलन से गो थ्रू तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है वो उसकी डिमांड करते हैं। लीनियर अलजेब्रा लगा तो दी मैंने, लीनियर अलजेब्रा पढ़ाई तो थी, वहां पे पढ़ाई तो है, 2 बार पढ़ा चुका हूँ लीनियर अलजेब्रा का, एक टॉपिक तो वो पढ़ा चुका हूँ, जाति पढ़ा चुका हूँ, एक वो पढ़ा चुका हूँ। अब देखते हैं, अभी तो एक एमपीटेट वर्ग 1 की है, अभी एमपीटेट वर्ग 2 जो है उसकी आज एक क्लास लेनी है, फिर देखते हैं और एक नया टॉपिक, अब टॉपिक कराऊंगा वहां पे, ऐसे पूरा टॉपिक, क्योंकि यूट्यूब पे एक अलग सिस्टम चलता है, यूट्यूब पे वो नहीं चलता जो यहाँ चलता है, यहाँ हम कनेक्टेड होते हैं, यहाँ आज इतना पढ़ा कल उससे आगे पढ़ेंगे, परसों उससे आगे पढ़ेंगे। यूट्यूब पे जो है वो इस तरीके से नहीं चल सकता कि आप कंटिन्यूसली टॉपिक नहीं पढ़ा सकते, आप ऐसा टॉपिक नहीं है कि आज पढ़ा दिया उसका अगला पार्ट आपने अगले वीडियो में पढ़ा दिया, उसका अगला, वहां सिस्टमेटिक नहीं है। यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब की प्रॉब्लम बस यही है कि वहाँ एक ही वीडियो होता है, एक ही वीडियो में आपको खत्म करना होता है, जो जितना पढ़ाना है एक वीडियो में पढ़ा दो। तो वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप कंटिन्यू वीडियो नहीं बना सकते, और हमने बना के देखे हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सेकंड वीडियो जो होता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि पहला वीडियो लोगों ने देखा ही नहीं होता, बहुत सारों ने, क्योंकि जो दूसरा वीडियो देखने आते हैं वो, उसमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहला वीडियो देखा ही नहीं होता, फिर दूसरा वीडियो कंटिन्यू पार्ट होता है वो समझ में नहीं आता। तो यूट्यूब पे एक रैंडम चलता है, हाँ जो सही कह रहा है कमलेश, कि यूट्यूब पे क्या एक क्लास लो, और चाहे छोटी क्लास लो, लेकिन एक टॉपिक को पूरा करवाओ। तो इसलिए जो छोटे टॉपिक है, कुछ डाउटफुल टॉपिक है, जैसे उच्चिष्ट निम्निष्ट है, कुछ ऐसा टॉपिक जो बच्चों को नॉर्मली डाउट रहता है, ओपन सेट क्लोज सेट है जिनमें डाउट रहता है, कुछ ऐसी चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है बच्चों के दिमाग में, वो चीज के आप लेक्चर करवा दो, वो यूट्यूब पे संभव है। लेकिन यूट्यूब पे जो मैंने कहा सिस्टम नहीं है, वहां पे आप सीक्वेंसली नहीं पढ़ा सकते कि चलो मैं क्रम से पढ़ाऊंगा, है ना। अब जैसे मान लो जो भी पढ़ाते हैं, जैसे वो उत्कर्ष वाले पढ़ाते हैं तो वो जीके पढ़ा रहे हैं, तो जीके का कोई कनेक्शन नहीं है, आज जो पढ़ाया कल वो करंट जीके लाते हैं, आज का ये है वो लिया है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो चल जाते हैं। हमारे वाले में भी फिर यही करना पड़ता है कि डेली एक टॉपिक कराओ और खत्म कर दो। अब लीनियर अलजेब्रा वैसे अगर कराते हो आप, तो कम से कम आपको 1 महीना चाहिए कंटिन्यू, मतलब वहाँ वीडियो कराओ, तो जो वहाँ संभव नहीं है ना। सेकंड ग्रेड में लीनियर अलजेब्रा नहीं, लीनियर अलजेब्रा केवल फर्स्ट ग्रेड में, लीनियर अलजेब्रा केवल फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में नहीं है। लीनियर अलजेब्रा केवल फर्स्ट ग्रेड में है। हाँ यहाँ चल रहा है ना, यहाँ लीनियर अलजेब्रा चल रहा है, जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उसमें लीनियर अलजेब्रा चल रहा है, 1:30 बजे क्लास है। अच्छा, तुम्हारा भी नाम आया था टॉप 10 में, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है, लगे रहो बस, हाँ यूं ही बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। डीएसएसबी वाले को भी क्लास लग रही है, जो डीएसएसबी का कोर्स लिया हुआ है उनकी क्लास भी उसमें लग रही है, लीनियर अलजेब्रा में जहां भी टॉपिक है उन सब की लग रही है। सेकंड ग्रेड में है ही नहीं तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या, सेकंड ग्रेड में है ही नहीं, अभी ईएमआरएस में पढ़ाओगे क्या, तो ईएमआरएस में टॉपिक ही नहीं है, तो बिना मतलब में दबाव क्यों, जो जिस कोर्स में है वो टॉपिक उसमें ही चलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।